खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज आम बजट आया मोदी सरकार 2.0 का। ये अंतिम पूर्णकालिक बजट है। इसके बाद जो बजट अगले साल आएगा वो पूरक बजट होगा। तो मानकर चल रहे थे सब कि इस बजट के जरिए हर तबके को राहत पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। क्या वाकई में टैक्स स्लैब के अंदर जो बदलाव किया गया है, 8 साल के बाद जो बदलाव किया गया है, क्या वाकई में वो राहत है? क्या इस बजट के बाद किसान कह पा रहा है कि हाँ हम खुश हैं? क्या युवा कह पा रहा है कि हम खुश हैं? क्या महिला कह पा रहे हैं कि हम खुश हैं? क्या उद्योगपति एमएसएमई सेक्टर क्या ये कह पा रहा है कि हम खुश हैं? क्या वाकई में रसोई के अंदर काम करने वाली गृहिणी कह पा रही है हम खुश हैं? बात इसी मुद्दे पर सुबह से फर्स्ट इंडिया आम बजट को आम आदमी की जुबानी समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब वक्त है कंक्लूजन का, वक्त है कि क्या ये वोटों के जरिए चुनाव जीतने का अस्त्र है या फिर विकास की राह पर आगे बढ़ता हुआ अचूक बजट ब्रह्मास्त्र है। गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करें। Every rupee that you spend, you get a better set of returns. So I think efficient management also has a very big role to play here. ये 2024 के लिए वोट बटोरने का अस्त्र है या फिर विकास की राह पर देश को आगे बढ़ाने का अचूक ब्रह्मास्त्र है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली जी। हमारे साथ मौजूद हैं विधायक प्रशांत बैरवा जी। बीजेपी नेता माधोराम चौधरी जी हमारे साथ हैं। अर्थशास्त्री के तौर पर चंद्र मेहता जी हमारे साथ हैं और टैक्स सलाहकार के तौर पर उज्जवल शर्मा हमारे साथ हैं। उज्जवल, सबसे पहला सवाल आपसे। सवाल इसलिए क्योंकि टैक्स को लेकर ही सवाल है और कहा जा रहा है कि बड़ी राहत दी गई है। इतनी राहत की 8 साल में पहली बार राहत मिली है टैक्स के अंदर। सच बताइए, पुरानी टैक्स प्रणाली बेहतर या इस नई टैक्स प्रणाली से लोगों की जेब में 2 पैसे बच जाएंगे? सर, सबसे पहली चीज तो नई प्रणाली नहीं है सर। ये 2 साल पहले सरकार इस नई रिजीम, 2 टैक्स रिजीम अपने इंडिया में चलती है, ये पहले से रिजीम लेके आ गए थे। उस रिजीम में लोगों का रुझान नहीं था, इसलिए इस रिजीम की स्लैब रेट को चेंज किया गया। अब ये समझना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, नई और पुरानी रिजीम है क्या, ये 2 रिजीम है क्या, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? सर, अगर कोई भी नई रिजीम में, इस नई जो स्लैब आई है, इस नई रिजीम में कोई जाना चाहता है तो आपको 80C की छूट नहीं मिलेगी। हाउसिंग लोन पे जो आपको इंटरेस्ट की छूट मिलती थी वो आपको छूट नहीं मिलेगी। आपको मेडिकल इंश्योरेंस की जो छूट मिला करती थी वो छूट नहीं मिला करेगी। एनपीएस की जो छूट मिला करती है वो नहीं मिला करेगी। ये जो छूटें हैं सर आपको जो मिलती आई है, ये इनकी में सर 2 लाख रुपए का हाउसिंग लोन का बेनिफिट मिलता है अपन को, 1.5 लाख रुपए की 80C मिलती है, 50,000 रुपए का एडिशनल एनपीएस मिल जाता है, मेडिकल इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल जाता है। तो ऐसे करके सर मैक्सिमम लोगों के ये लोग इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं। से अपन कहें सैलरी क्लास के पर्सन तो पीएफ उन सबका कटता है, मेडिकल इंश्योरेंस उन सबका कटता है, उनके ऑलरेडी हाउसिंग लोन चल रहे हैं। तो लोगों का रुझान जो नई स्कीम में नहीं था उस वजह से, क्योंकि पुरानी स्कीम में सब लोगों को ये बेनिफिट मिल रहे थे, वहां बेनिफिट मिलता था। अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करे, किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया ये सारे लोगों में, तो मैं मानता हूं नई स्कीम बेटर है, नई स्कीम में जाना उसके लिए बेटर है। लेकिन अगर किसी का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है तो सर 10 लाख रुपए की इनकम पे और एन एवरेज जो 10 लाख रुपए की इनकम करंट जीडीपी के साथ अगर अपन देखेंगे तो आपको पुरानी स्कीम में ही बेनिफिट ज्यादा नजर आएगा। मुझे लग रहा है देश की 90% आबादी जो मध्यम वर्ग के अंदर आती है वो 2 तरीके से जिंदगी जी रही है, या तो हाउसिंग लोन के जरिए अपने मकान में, या फिर रेंटेड हाउस में रेंट के जरिए, और दोनों में रिबेट मिलती थी पुराने के अंदर। यस, डेफिनेटली सर, दोनों में रिबेट मिलती थी। एचआरए की बेनिफिट अगर आप रेंट चुका रहे हैं तो एचआरए का बेनिफिट मिलता था, यह करंट स्लैब में वो नहीं मिलेगा सर आपको। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी की इनकम 7 लाख तक है और वो 80C और 80D का फायदा नहीं उठा रहा है तो नई स्कीम में आ जाइए, नई रिजीम में आ जाइए, 10 लाख वरना पुराने में रहिए। हाँ, डेफिनेटली। तो राहत नहीं दी गई है, यही कह रहे हैं सर?
इसको इनकम टू इनकम कंसिडर करेंगे सर। अपन इसको ओवरऑल पर्सन टू पर्सन इसका बेनिफिट मिलेगा, जिसका पर्सन का इन्वेस्टमेंट नहीं है से सर इसका बेनिफिट मैक्सिमम तो होता है ना कुछ सर। अपन इसको ऐसे समझ लें, लोन पर चल रहे हैं, रेंटेड हाउस में चल रहे सर हैं। इसको ऐसे समझना चाहें तो अपन ऐसे समझ सकते, जो इनिशियल रेज ग्रुप है इनकम का, जो ये 2 साल जिसकी जॉब को हुए हैं या 2 साल किसी को बिजनेस को स्टार्ट करे हुए हैं, उसके लिए ये सर बहुत बढ़िया स्कीम है। इस स्कीम में एक सर नुकसान है, वो भी ले रहा होगा, LIC तो उसने भी ली होंगी सर, लेकिन इस स्कीम में नुकसान है, एक बार इस स्कीम में घुसने के बाद 5 साल तक आपके पास एग्जिट बैरियर है, तो आपको कंटिन्यूअस लाइफ में रहना पड़ेगा। नई वाली में सर, नई वाली में सर शुरू से एग्जिट बैरियर है। आपको एग्जिट बैरियर का एक टाइम लिमिट है, वो पूरा क्लब करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है राम जूली जी, क्योंकि हम सुबह से विश्लेषण कर रहे हैं सर, बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जो बेहतरीन हैं, काफी अच्छी हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सर, आपकी नजर में ये बजट कैसा रहा और वो कौन से बड़े ऐसे मुद्दे रहे जो इस बजट में ब्लंडर के तौर पर थे आपकी नजर में? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, बजट जो होता है आने वाले साल में और आने वाले समय में किस प्रकार देश तरक्की करेगा, इस दिशा में ध्यान रखते हुए बजट पेश किया जाता है। मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये जो बजट है, इससे पहले भी जो बजट सरकार के द्वारा पेश किए गए हैं, उनमें जो बातें कही गई वो भी आज कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। आज महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी लगातार बढ़ती जा रही है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो किसान की आमदनी दुगनी करने की हम बात कर रहे थे, आज उसकी आमदनी दुगनी की बजाय आधी भी नहीं बची है, क्योंकि महंगाई जिस प्रकार से खाद, बीज, मजदूरी, ट्रैक्टर, सारी चीज़ें, डीजल, पेट्रोल, सब जो महंगा हो गया, उसके बाद उसको कुछ बचता ही नहीं है, आधी पे भी नहीं रहा वो बेचारा। आप सबको 2024 तक मकान देने की बात कर रहे थे, वो कहीं टारगेट आपके पूरे नहीं हुए। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस बजट की वो ये है कि अभी मैं सुन रहा था, मोदी जी कह रहे थे ये देश गांव और गरीब का मध्यम वर्ग को बढ़ाने वाला है। आप देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आज के समय में इस देश की रीढ़ की हड्डी बन चुका है, वो है मनरेगा, जिसने कोरोना के समय में भी आम आदमी की जिंदगी बचाई थी। आज मनरेगा का बजट अगर काट दिया गया हो, किसान का बजट अगर काट दिया गया हो, महिला और समाज कल्याण का बजट आज अगर काट दिया गया हो, और जिस प्रकार से चुनावी एक रणनीति के तहत जिस प्रकार से जो वादे दावे किए गए हैं, मैं ये कहना चाहूँगा, आप खिलौनों पे इंपोर्ट ड्यूटी आप घटा रहे हो, यानी कि एक तरफ तो आप कह रहे हो मेक इन इंडिया और दूसरी तरफ कह रहे हो चाइना से खिलौने मंगवाइए, क्योंकि जितनी इंपोर्ट ड्यूटी घटेगी, बाहर से माल आयात होगा, और वो उन लोगों का सीधा सा जो इफेक्ट है वो देश की अर्थव्यवस्था पड़ेगा। GDP लगातार गिरती जा रही है, उस तरफ आपका ध्यान नहीं है। बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। तो बजट के जो आंकड़े हैं, देश के अंदर बेरोजगारी दर क्या है अभी? आप ये देखिए, बेरोजगारी दर तो आजादी से लेकर आज के समय में सबसे अधिक है। आजादी से लेकर आज के समय में सबसे देश अधिक। में राजस्थान की बात नहीं कर रहा, मैं देश की बात कर रहा हूं। देश की बात करें, मैं देश की बात कर रहा हूं। आजादी से लेकर आज तक सबसे अधिक बेरोजगारी दर है। पिछली बार जो नौकरी, एक देश बताइए पूरी दुनिया का जो इस वक्त इंडिया से ऊपर GDP के साथ ग्रोथ कर रहा है, एक कोई भी आप अपनी मर्जी से चूज। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, हमसे छोटे छोटे देश भी हमसे आगे निकल रहे हैं। आज जो हमारी GDP, अब पहले मिलियन बिलियन तो सुना था, अब ट्रिलियन की भी बात करने लग गए। आम जनता ये चीज नहीं देख रही है। आम जनता ये देख रही है जो आंकड़े हमें जो टीवी में और न्यूज़पेपर में जो दिखाए जा रहे हैं, हमें वो नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हमें शाम को रोटी मिलेगी कि नहीं, आज हमारी सुरक्षा है या नहीं है। तो आने वाले समय में हमारे सर 80 करोड़ लोगों को तो सीधा खाद्यान्न दिया जा रहा है। कौन से ये खाद्यान्न भी, ये जो खाद्य सुरक्षा कानून है कांग्रेस की देन है, जो बना के गए, जिसकी वजह से आज खाद्यान्न मिल रहा है। और आप ये देखिए, सिर्फ रोटी से काम चलने वाला नहीं है, लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था भी देखनी पड़ेगी, उनके आने वाले समय में उनके बच्चों का भविष्य भी देखना पड़ेगा, उनकी एजुकेशन भी देखनी पड़ेगी, उनके लिए रोजगार भी देखना पड़ेगा। इस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। देश को गुमराह करने का सारा जो है एक माध्यम इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, हमारे साथ उद्योगपति के तौर पर सचिन खंडेलवाल भी जुड़ गए हैं। सचिन, क्योंकि रोजगार 2 तरीके से आता है, एक सरकारी सेक्टर से और दूसरा निजी सेक्टर से। सरकारी सेक्टर में चाहे किसी प्रदेश को ले लीजिए या देश को ले लीजिए, एक भर्ती पूरी हो जाए तो ही मान लीजिए गंगा जी नहा लिए, ये हालात बन गए हैं। तो मैं आता हूं निजी सेक्टर पर। तो निजी सेक्टर में जरा बताइए, इस बजट में कुछ ऐसा है कि निजी सेक्टर को बूस्टर डोज मिली हो, जिसके जरिए रोजगार के अवसर पैदा हो, और जो बेरोजगारी चल रही है वो किसी स्टेट में होगी या देश में होगी, उसको राहत मिलेगी?
देखिए, जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, ये एक चौंकाने वाले आंकड़े हैं जो सभी जगह आ रहे हैं कि, और उसमें जो वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो उसका वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट है। बिकॉज आज की डेट में हम जिस इकोनॉमी में रहते हैं वो एक ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी है। वो खाली एक इंडिया से या एक राजस्थान से नहीं होती, वो वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट करती है। अगर यूएस में इम्पैक्ट है या यूके में इम्पैक्ट है, तो आप मान के चलिए जब यूके में इम्पैक्ट है तो इंडिया के या राजस्थान के एक्सपोर्ट हाउसेज पे इम्पैक्ट आएगा, और उसकी वजह से यहाँ पर उनका रेवेन्यू कम होगा और उसका एक जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिल रहा है। तो ये वर्ल्ड वाइड जो इन्फ्लेशन के साथ साथ जो ये चैलेंजेस हैं वो हम अक्रॉस सब तरफ से देखेंगे। उद्योग धंधों को बूस्टर डोज मिली या नहीं मिली? एमएसएमई सेक्टर के लिए कुछ नया रहा या नहीं रहा सर? एमएसएमई सेक्टर के लिए जो सौगातें जो एक्सटेंड करी हैं, जो 9,000 करोड़ की जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है उसको बढ़ाया गया है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता है कि एक छोटा सा टोकन दिया गया है। बाकी इसके अलावा बहुत कुछ देखने को मिला नहीं। जो उम्मीदें इस बार नए सेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया हो, कुछ स्टार्टअप्स में जरूर उन्होंने 1 साल के एक्सटेंड कर दिया है। बाकी इस तरह इस बार इस जो बजट से जो उम्मीदें थी, जो 4 साल के बाद जो ये अंतरिम बजट है, उससे जो एमएसएमई सेक्टर को उम्मीदें थी वो उम्मीदों से बहुत कुछ दूर है। मुझे बाकी गेस्ट को इंट्रोड्यूस करना है, लेकिन उज्जवल जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं सर जल्दी से। एमएसएमई सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा वेलकम प्रोविजन ये लेके आए जो वाकई में एसएमई को जरूरत है। आज एमएसएमई को सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? वो कैपिटल नहीं है, इसलिए वो एमएसएमई बड़ा नहीं है। कैपिटल क्यों नहीं है? क्योंकि सर लोग बाग क्या है, बिजनेस में उसकी कैपिटल, बड़ी कंपनियां या कोई भी बिजनेसमैन उसकी कैपिटल, उसका जो पैसा है, उसने जो भी माल सप्लाई किया उसका पेमेंट नहीं करता, इस वजह से उसको कैपिटल शॉर्टेज रहती है। तो इन्होंने एक प्रोविजन इन्होंने निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट भाषण में इंट्रोड्यूस किया है कि साहब एमएसएमई का एक्सपेंडिचर, इनकम टैक्स का जो एक्सपेंडिचर है वो अलाउ तब करेंगे जब पेमेंट कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि सर मास लेवल पे जो एमएसएमई के पेमेंट है, आज गवर्नमेंट कंपनियां डिफॉल्ट करती है, गवर्नमेंट की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे पेमेंट नहीं आता, बहुत सारी कंपनियों के ऐसे पेमेंट नहीं आता। वो एमएसएमई को जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो लेस कैपिटल में बड़ा बिजनेस वो कर सकेगा, बिकॉज कैपिटल की प्रॉब्लम उसके पास नहीं है। घोषणा की थी इसके लिए उज्जवल जी की जिन्होंने लॉस खाया है उनका 95% तक सरकार वहन करेगी। सर अब प्रॉब्लम ये है कि लॉस किसको लॉस बोलेंगे? बिकॉज सर आज सबसे बड़ी जो इंडिया में प्रॉब्लम है ना, एमएसएमई की डेफिनेशन। आज हर 9,000 करोड़ की अपन बात करेंगे तो 9,000 करोड़ का आम जन को बेनिफिट नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता सर? उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? जो एमएसएमई की डेफिनेशन आपकी है उसके अंदर जो बेनिफिट है वो क्या करती है, लार्ज कंपनियां अपनी एक सब्सिडी बना लेती है, सब्सिडी बना के एमएसएमई का बेनिफिट ले लेते हैं उसी कंपनी के अंदर। वही बड़ी कंपनी है उसको इनडायरेक्ट रूप से बेनिफिट ले लेती है। अगर ऐसा बेनिफिट मिल रहा है किसी भी सोर्स से तो सर वहीं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ड्यूटी है रिस्ट्रिक्शन लगाने की। अगर ऐसा हो जाए किसी भी तरीके से तो सर एमएसएमई को बहुत मास लेवल पे फायदा हो जाएगा। क्योंकि एमएसएमई है क्यों एमएसएमई? मैं भी एक बार चौंक गया था जब मैं उनके बजट को सुन रहा था और ट्रांसलेट कर रहा था, तो मुझे भी एक बार यकीन हुआ कि क्या वाकई में इतना बोल्ड स्टेप लिया जा रहा है। क्योंकि वाकई में एमएसएमई सेक्टर में जो बर्बाद हुए कोरोना काल के दौरान, उनके लिए तो बूस्टर डोज से कम था ही नहीं है। सर वापस मैं आपके पास आऊंगा। सर चंद्र मेहता जी हमारे साथ है। चंद्र मेहता जी, 45 लाख करोड़ का बजट ये पेश किया गया है सर। मैं पूरे उसके कैलकुलेशन को समझ रहा था, 10 लाख करोड़ के आसपास तो सर ब्याज में चला जाएगा। क्या वाकई में जिस तरीके से घोषणाएं की गई हैं, हमारे उस रुपए का मतलब यहां पूरे बजट को ले रहा हूं सर मैं, क्या उसमें इतनी पावर है कि हम जो कहते हैं उसको टाइम बाउंड जमीन पर उतार सके? बिल्कुल निश्चित तौर पे सरकार का ये प्रयास रहा है। उसने सबसे पहली बात जो की है कि वो ये है कि पिछले वर्ष के बजट में जो राजकोषीय घाटे की घोषणा की गई थी उसके ऊपर इस सरकार ने निश्चित तौर पर अपने आप को कायम रखने का काम किया है। और इस साल बजट के अंदर सकल घरेलू उत्पाद का 5.9% राजकोषीय घाटा दिखाया गया है जी। और निश्चित तौर पे देश के अंदर रेवेन्यू बढ़ रही है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ रही है। और पिछले साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाए और इस साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो इस साल के बजट में सबसे महत्वपूर्ण बात जो की गई है वो 10 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की गई है। पिछले साल ये 7.3 लाख करोड़ था। अगर सब्सिडीज को जोड़ दिया जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर 13,40,000 करोड़ रुपया हो जाता है। सर इनकम बढ़ रही है तो मैं मानकर चलूं कि कर्जा कम हो रहा होगा, ऐसा तो है नहीं? नहीं, देखिए कर्जा तो बराबर बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्जा भी बढ़ रहा है, इनकम भी बढ़ रही है। हाँ, इनकम भी बढ़ रही है, कर्जा भी बढ़ रहा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है।
ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, जी। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर के बढ़ने के साथ साथ में देश में रोजगार बढ़ने के साधन तैयार हो रहे हैं। मासिव लेवल के ऊपर रोजगार सृजन का काम इसके माध्यम से संभव होगा। जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनकम टैक्स में राहत दी गई है उससे कंजम्पशन को बढ़ावा मिलेगा। और राहत दी गई है consumption को- वाकई में सर? कंजम्पशन को अगर बढ़ावा मिलेगा तो निश्चित तौर पे औद्योगिक उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। और तो आपके हिसाब से बजट सही है, अच्छा है? बिल्कुल सही है और सही दिशा के अंदर कदम उठाया गया है इसके अंदर। और आज की आवश्यकता भी है, क्योंकि दुनिया, पूरी दुनिया इस देश की तरफ देख रही है। ठीक है आज सर। हम सबसे ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट दुनिया की तरफ से प्राप्त कर रहे हैं। हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है। $65 बिलियन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वी आर गेटिंग सिंस लास्ट 5 years। और चीन का जो है वो घटता जा रहा है। आज दुनिया के बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हिंदुस्तान सबसे ज्यादा तेज गति से विकास करने वाली तो अवस्था। सर फिर हंगर इंडेक्स में हम 131वें पायदान पर क्यों है? ठीक है, देखिए दो बातें हैं। आप ये कह रहे हैं कि कर्जा भी बढ़ रहा है, आप ये कह रहे हैं कि गरीबी भी देश में बढ़ रही है, फिर निर्मला सीतारमण जी ये भी कहते हैं कि हर आदमी की आय दोगुनी हो गई है। हालांकि चलिए वो एक एवरेज है, पूरे देश का एवरेज है, उसमें सच्चाई है कि 40% से ज्यादा पैसा तो 2 या 4 ही परिवारों के बीच में है, बाकियों के पास है ही नहीं। लेकिन गरीब आदमी कभी गरीबी से ऊपर उठेगा, क्योंकि दूसरी रिपोर्ट ये भी कह रही है अमीर गरीब की खाई बढ़ रही है। देखिए ऐसा है कि हंगर इंटरेस्ट किसको रिफ्लेक्ट करता है? आप जी। कोविड की स्थिति को लीजिए। इस दुनिया के अंदर कोविड के कारण जो गति बनी है दुनिया जी। के अंदर, उसको पाटने का काम इस सरकार सर ने वो तो किया पूरी ही है। दुनिया में ही बनी है ना, ऐसा थोड़ी हाँ। ना हिंदुस्तान में बनी है सर, बल्कि निश्चित- हिंदुस्तान में तो 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया गया है, हाँ, तो दिया उसे जा बाहर रहा है। आना चाहिए था, हुआ ऐसा नहीं। प्रशांत, क्योंकि आम आदमी के बीच में जाना पड़ेगा, और आम आदमी के बीच में अगर आप जाएंगे तो फिर आपको भी ये बताना पड़ेगा कि इस बजट का विरोध क्यों कर रहे हैं, समर्थन क्यों कर रहे हैं। देखिए, सबसे सिंपल बात यह है कि ना तो महंगाई पे को कंट्रोल के लिए कोई बात की गई है, और ना ही रसोई जो चल रही है अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कोई बात नहीं की गई। जी। मैं कहता हूँ कि आपको मालूम है किसान लोगों ने कितना धरने दिए, 3 काले कानून वापस किए किसानों के लिए। जैसे मनमोहन सिंह जी ने 72,000 करोड़ रुपए वेव ऑफ किए थे, जैसे हमारी राजस्थान सरकार ने जब भी आए, हमने जो कोऑपरेटिव बैंक्स थे उसके अंदर हमने सारे लोन माफ करे। जी। इनको बड़ा चाहिए था किसानों के, अगर सच्चे हितैषी होते तो इनको 100% कम से कम 50% ही विव ऑफ करना चाहिए था। जी। किसानों की आवाज सुनी कहाँ गई, मुझे बताइए। लेकिन कृषि सम्मान राजस्थान निधि की में प्रशांत, और राजस्थान की उपेक्षा जी। राजस्थान की आपका नंबर आएगा सर। रुकिए ना सर, रुकिए ना, आपको नहीं, मैंने नहीं, अंत में आप सुने इसीलिए जाओ, रखा है ताकि आप हमारी जवाब दे ओपिनियन पाएं। सुनो, आप बोलते ना माधवराम चौधरी जी, आंकड़े सामने है ना, वही तो बोल रहा हूँ। 72,000 करोड़ पता नहीं किसी सुनिए को ना, कब मैंने करा। आपको सर अरे मैंने छोड़ो राजस्थान के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए क्योंकि बजट आप पेश कर रहे हैं। इनके इतने अंत में मंत्री हैं, आपको आज जवाब तक देना है। राजस्थान के लिए कुछ नहीं किया आपको तो इन्होंने। सबका जवाब देना है सर, आपको तो सबका जवाब देना है। नहीं, बात हमारे को जवाब नहीं देना। हमारे सर को पहले तो माइक तो बात लीजिए ना करनी है। प्लीज, फिर आप कहेंगे कि माइक भी नहीं बताया। माइक लीजिए ना पहले ऊपर, माइक लेना। आवाज नहीं आई। हाँ शोर मचाने से प्रशांत, चीजें को छुप रही मचाने है। से मैं नहीं। ये कह रहा अरे हूँ, सर सुनिए ना, आपका मैं भी मेरे टाइम ओपिनियन निकल जाएगा। सुनिए। प्रशांत, मेरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 2 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, और वो किसानों के खाते में ही गए हैं, कहीं और नहीं गए हैं। प्रशांत चलिए 20,000 करोड़ रुपए दिए गए, 2 जी। लाख करोड़ और वही बता रहा हूं सर, अच्छा, वही ये बता रहा हूं। किसानों प्लीज, की- लीजिए ना प्लीज, आवाज नहीं जाएगी आपकी प्लीज। किसानों के लिए ईआरसीपी इतना बड़ा मुद्दा रहा है। आई थिंक राजस्थान को कहीं ना कहीं उसको दर्जा दिया ही नहीं गया। आप मुझे बताइए, हम लोग चाहते हैं, इतना बड़ा मुद्दा है, इतने पावर में ये लोग, अपने लोकसभा अध्यक्ष भी यहीं से हैं, कृषि मंत्री भी यहीं से हैं, जनशक्ति सरकार मंत्री तो भी यहीं आपके से यहाँ ही से है। है ना, आप जिम्मेदार नहीं है। 25 के 25 सांसद जीत के गए यहाँ से। कोरोना में सारे गायब थे। सरकार यहाँ पे है, राज्य ERCP सरकार के पैसे की सारे नहीं है, गायब थे। ERCP ये सबका है। जिम्मेदार नहीं ये है फोटो क्या? बेचारे ये लगे रहे ये लोग। 13 जिलों में मेरा नहीं, मुद्दा पूरे है कि राजस्थान RCP में के लिए माफी कीजिए, मगर क्योंकि पूरे उसको बजट में वो एक करना बिंदु चाहिए हो था। सकता है आप बजट कि पे बोलिए RCP ना, आप तो राष्ट्रीय बजट पे परियोजना नहीं है बोल या रहे हैं, नहीं। आपको पता ही लेकिन नहीं है, आप माधवराम देखे ही जी, नहीं है। माधवराम जी, आपने अब सबको अच्छा, सुन लिया। एम्प्लॉयमेंट का ले लीजिए आपने आप। सबको सुन एम्प्लॉयमेंट लिया का है। ले लीजिए यार, शहर के एम्प्लॉयमेंट की बात अंदर करते हमारी हैं तो सरकार ने 32.3 है, शहर के अंदर 100 दिन गारंटी दी है। 100 दिन गारंटी, आपने नरेगा में वही कम कर दिया। हिंदुस्तान की 7.3 मेडिकल है। में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल मेडिकल देने में था, कम दे कर दिया गया दिया। राजस्थान 5 में। बिंदु बताइए इस मेडिकल में बजट कम के कर दिया। अंदर फैक्ट के साथ जो विजन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि हाँ ये देश का विजन है। 5 देखिए, बिंदु मैं सबसे पहले तो किसान की बात करूंगा कि किसान के लिए किसान सम्मान निधि इस देश की सबसे बड़ी जो डायरेक्ट बेनिफिट आज इस तक बजट किसी का हिस्सा है सर वो? बजट का हिस्सा मैं- है वो।
वो बजट का हिस्सा है, क्योंकि 1,38,000 करोड़ रुपए जो बजट का किया गया है उसमें किसान सम्मान निधि भी शामिल है जी। हाँ। दूसरा यूरिया पर नंबर सब्सिडी- दो आप मेरी बात सुनिए, नंबर 2 बात सुनिए मेरी। 25,000 करोड़ कम किया गया। मेडिकल कॉलेज बने, आज तक ही नहीं बने मेडिकल कॉलेज का जवाब सुनिए आप। पिछले बजट में मेडिकल कॉलेज नहीं बने। एक मिनट बाद आप सुनने की क्षमता बोलिए बोलिए। नंबर 2, बेरोजगारों के लिए सबसे पहले डायरेक्ट बेनिफिट की योजना 47 लाख लोगों के लिए सबसे पहले हिंदुस्तान में आपकी बात शुरू की। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार 47 लाख 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर वर्ष देने का वादा किया था। मंत्री महोदय, बजट सुनने के आप 10 तारीख को आएगा, बजट देख लेना। हर वर्ष देने का 10 तारीख को आएगा बजट, घोषणा के बाद नहीं दे सरकार का बजट आएगा 10 तारीख को, वोट देख लेना, लेना। उसके बाद जवाब देना पड़ेगा, देख लेना। आपको जवाब देना पड़ेगा लोगों के बीच में जाके। माधोराम जी, मुझे बताइए इस बजट में कितने हजार या कितने लाख रोजगार की घोषणा की गई है, बताइए सर। मैं कह रहा हूं जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी का 47 लाख लोगों, हमारी तो घोषणा नहीं थी ना, हमारी तो घोषणा नहीं थी ना, ये घोषणा ये मैं कह रहा हूं रोजगार कितने बताइए ना। रोजगार क्रिएट करने के लिए व्यवस्था की गई है, बताइए। वही 5 बिंदु ही तो पूछ रहा हूं, बताइए। तो वही तो मैं बता रहा हूं आपको, रोजगार क्रिएट करने के लिए जो संसाधन यहाँ पे उपलब्ध कराए गए हैं एमएसएमई सेक्टर के अंदर, ज्यादा फाइनेंस करके, ज्यादा पैसा देके और बेरोजगारी का पॉइंट हो गया। तीसरा बताइए। तीसरा पॉइंट महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण और महिला की सुरक्षा के लिए स्पेशल बजट लाया गया है। अच्छा। नंबर 4 आप सुन लीजिए मेरा, नंबर 4 है राजस्थान में, उसी क्षेत्र में राजस्थान भी आएगा, जो ये कहा है कि वाइब्रेंट विलेज, जो बॉर्डर के जो एरिया होगा वो बॉर्डर के एरिया के अंदर पर्यटन डेवलप किया जाएगा। और ज्यादातर एरिया, एक मिनट तो सही है, आप बात तो सुनिए, आप 2 मिनट शांति रखिए। 2014 में आदर्श गांव योजना आई थी, एक आदर्श गांव राजस्थान का बताइए। वो बता दो ना, एक गांव बता दीजिए। राजस्थान के आदर्श गांव आप मेरे साथ चलोगे तो मैं बताऊंगा ना आपको। आप तो ये भी कह देंगे जयपुर में, जो जयपुर का पूरा पैसा और कोटा का पूरा पैसा हमारा लगा है, कोटा में पूरा पैसा शांति धारीवाल में हमारी अमृत योजना का लगा है, आपका एक पैसा नहीं है उसमें। अच्छा, 5वां बिंदु बताइए। 5वां बिंदु ये है कि यहाँ पे जो रेलवे के लिए जो सुविधाएं पहली बार हो रही है कि रेलवे के लिए बड़ी लाइनें बिछा के और राजस्थान का डेवलपमेंट किया जाएगा। 75,000 करोड़ रुपए रोड आपका सांसद आप जोधपुर तक डबल लाइन कर दी, इलेक्ट्रीफाई कर दी, ट्रेनें चला दी, और कितना 75,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आपके कहने से होता है क्या? ये तो आंकड़े बता रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं। एक मिनट माधोराम जी बताइए, राजस्थान में रेलवे के लिए क्या क्या इस बजट में जोड़ा गया? इसमें इस बजट में क्या? बजट तो रेलवे का है, जब विवेचना होगी जब पता चलेगा ना। 75,000 यही तो उसके लिए तो रेलवे नहीं पता चल रहा है क्या है, तो रेलवे का कंबाइंड बजट आया ना सर, अब तो अलग से आएगा तो राजस्थान का पता चल जाएगा। आप गुमराह क्यों कर रहे हैं लोगों को? कमाल कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं आप। बजट जब एक कंबाइंड आ रहा है पूरा देश का, जब अलग इस पे चर्चा होगी। 10 सालों में मैंने उस व्यवस्था को देखा है जब रेलवे में ये पता चलता था पहले रेलवे का, यहाँ से यहाँ रेलवे का बजट ही अलग आता था। यहाँ मेमो कोच बनेगा, यहाँ ये फैक्ट्री लगेगी, यहाँ से विजेंद्र जी सुनिए, लाइन में खत्म कर दिया। 2 लाख करोड़ रुपए रेलवे को दे दिया गया। उसमें राजस्थान का भी हिस्सा है, उसमें पूरे हिंदुस्तान के लिए अलग नहीं था, पूरे हिंदुस्तान का बजट है, उसमें राजस्थान का भी आएगा। आज रेल बजट आज पहले राम जी आज रेल बजट आया या नहीं आया? पीपीपी मोड में रेल बजट आया या नहीं? रेल बजट आया तो राजस्थान भी शामिल है उसमें। राजस्थान का 25 साल सही हो जाएगा क्या? पूरे राजस्थान में हमारे जोधपुर, जैसलमेर, सभी जगह दो लाइनें बढ़ गई। आप पानी के लिए, किसान के लिए, रेल के लिए, किसान के लिए जो हमने किया आप कर ही नहीं सकते। आप झूठ बोलते हो, झूठ बोल के ये जनता जवाब देगी आपको। आप झूठ बोलते हो, झूठ बोल के मंत्री महोदय लोगों के सामने जाएगा जब लोग पूछेंगे। आप ऋण माफी की बात करते हैं, 2 लाख ऋण माफी की आपने बात की थी, ऋण माफी कर दिया आपने। 3500 रुपए देने की बात की देती है। आप लाइट नहीं आ रही गाँव के अंदर, आज लाइट नहीं आ रही। आपने कृषि का बजट लाके झूठा धोखा किया लोगों के साथ में। कृषि बजट के नाम पे, कृषि बजट के नाम पे झूठ बोले, राजस्थान को गुमराह किया। जनता उसका जवाब मांगेगी आपसे। आप समय आने वाले समय में आपको गाँव में जाओगे जब जवाब। शुक्रिया। बजट को अलग अलग नजरिए से समझाने की कोशिश की गई, लेकिन अब इसके अच्छे बिंदु मैं आपको बताता हूं। प्रशांत भाई रुके ना प्लीज, क्लोजिंग कर दिया। अब मैं इसके अच्छे बिंदु बताता हूं। पहली अच्छा बिंदु कि ग्रीन एनर्जी
हाइड्रो एनर्जी के लिए अच्छा काम किया जा रहा है और इससे राजस्थान के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि चाहे विंड एनर्जी हो या सौर ऊर्जा, उसके लिए राजस्थान के पास पर्याप्त स्पेस है। दूसरा, मोटा अनाज को वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से प्रमोट किया गया है, राजस्थान सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और राजस्थान के लिए ये भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा अगर बात की जाए एमएसएमई सेक्टर की, उसमें भी राजस्थान को काफी कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बजट में सब कुछ खराब है, बजट में बहुत अच्छा है, लेकिन उम्मीदों पर हर बजट खरा उतर पाए ये मुमकिन नहीं है और इसीलिए ये सब हो रहा है। नमस्कार। Every rupee that you spend, you get a better set of returns. So I think efficient management also has a very big role to play here. हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो। यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा। हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती है सबसे पहले, सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।